गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का उत्कर्ष के नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सब लोगों को एक बार फिर से जुड़ जाना है और इस यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लक्ष्य सीरीज़ में जुड़ना है आप लोगों को। और अपना जो कल का लास्ट एमसीक्यू था वो आज के सेशन का फर्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है। सब लोगों को सबसे पहला काम करना है अपना, आपको अपनी हाजिरी कैसे लगानी है, अटेंडेंस लगानी है वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। उसके बाद में ही अपने क्लास का शुरुआत की जाएगी। तो अपना जो लक्ष्य सीरीज है इसके अंदर अपना जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसके अंदर लिख रहे हैं कि मैडम आप सिर्फ ओबीजी पढ़ाते हो। इसका मतलब वो क्या करते हैं, 2 मिनट का वीडियो देखते हैं और वीडियो बंद करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना है, पूरा वीडियो सेशन आपको देखना है। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है ये रहा, कल का लास्ट एमसीक्यू जो है आज का पहला सवाल है। सब लोगों का स्वागत है, फटाफट से सब लोगों को जुड़ना है और यहाँ पे जवाब देना है। और ये एमसीक्यू जो है ये ओबीजी का एमसीक्यू नहीं है, और ये फिर से बता देती हूँ और अब यहाँ पे जवाब देना है आपको। ये सवाल आपसे कह रहा है न्यूनेटल रिफ्लेक्स एसिलेटेड बाय द टचिंग द चिक ऑफ द बेबी। यहाँ पे आपने क्या किया, बच्चे की चिक्स पे आप टच करते हो और उससे बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कौन सा रिफ्लेक्स है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है ये मोरो रिफ्लेक्स है, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है ये रूटिंग रिफ्लेक्स है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ये स्टार्टर रिफ्लेक्स है, और थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है ये सकिंग रिफ्लेक्स है। कौन सा रिफ्लेक्स है फटाफट से कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाना है और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना है। ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो फोटो आपको दिखा रखी है, यहाँ पे मदर क्या करती है, बच्चे के एक साइड चिक पे टच करती है तो बच्चा क्या करता है उस तरफ अपने माउथ को क्या करता है, टर्न करता है। टर्न करने के बाद में वाइड ओपन करता है। ये बच्चे का रिफ्लेक्स है, ये बच्चा जानबूझ के नहीं करता। ये बच्चे के क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जब तक बच्चा अपने माइलस्टोन गेन नहीं करता तब तक उसके ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करने वाले रिफ्लेक्स है। और इस रिफ्लेक्स का नाम क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स है। क्या नाम है, रूटिंग रिफ्लेक्स है। डिसअपियर होने का टाइम क्या है इसका, डिसअपियर कब हो जाएगा, तो ये डिसअपियर हो जाएगा एट द एज ऑफ 4 मंथ। कब बच्चा हो जाएगा, जब 4 मंथ का, तब ये रिफ्लेक्स गायब हो जाएगा। और ये एक बार गायब होने के बाद में वापस कभी भी नहीं आता है। उसके बाद में अगर हम अपना सर इस तरफ घुमाए या इस तरफ घुमाए, वो रिफ्लेक्स नहीं है, वो आप क्या करते हो, जानबूझ के करते हो। रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा खुद नहीं करता है, जानबूझ के नहीं करता, ये बच्चे को करना पड़ता है। ये क्या है, बच्चे को करना पड़ता है, इनवॉलंटरी एक्ट है। क्या है, बच्चा चाहता नहीं है फिर भी उसको करना पड़ता है। वो क्या है, किसी भी स्टिमुलाई का इनवॉलंटरी एक्ट करता है बच्चा, उसको क्या बोलते हो आप, रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स कैसा है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हेल्प करने वाला रिफ्लेक्स नेक्स्ट कौन है, सकिंग रिफ्लेक्स है। सकिंग रिफ्लेक्स के अंदर बच्चा क्या करता है, मदर के एरियोला को क्या करता है, सक करता है और माउथ के अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे क्या है, ब्रेस्ट मिल्क इजेक्ट होता है। क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क इजेक्ट होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्वेलोविंग रिफ्लेक्स। कौन सा, स्वेलोविंग रिफ्लेक्स जो है ये क्या करता है, जो बच्चे ने मिल्क अपने मुंह के अंदर लिया है उसको क्या करवाएगा, स्वेलो करवा देगा। और जैसे ही स्टमक के पास जाएगा और इस बच्चे की क्या हो जाएगी, भूख शांत हो जाती है। तो ये क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हेल्प करने वाले रिफ्लेक्स है कौन सा, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स। और आपको लिखना है फटाफट से। कुछ लोग जो है नॉर सेट की हताई अभी कर रहे हैं, तो नॉर सेट का एग्जाम तो गया, नॉर सेट का एग्जाम जो था वो गया और उसने आप लोगों को अपना आईना दिखा दिया होगा कि आप लोगों के पास में कितने अच्छे कंसेप्ट है। और कंसेप्ट के साथ में जब जाओगे तो आप रैंक लेके आ जाओगे, और बिना कंसेप्ट की कितनी भी हताई करके जाओगे तो फिर से वो दिल्ली एम्स आपको वापस भेज देता है। कहाँ पे, इसी यूट्यूब चैनल पे वापस पढ़ने के लिए भेज देता है कि दोबारा आना, तुम कंसेप्ट बना के आना इस बार। नेक्स्ट सवाल का जवाब देना है आप लोगों को, बिल्कुल नेक्स्ट सवाल का आपको सही जवाब देना है। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है एप्स्टीन बार जो है, एप्स्टीन बार वायरस है, ये स्पेशली किसको अफेक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। ये एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन जब आपको होता है तो ये किसके ऊपर हमला बोलता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये आरबीसी के ऊपर अटैक करता है, दूसरा कह रहा है ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर करता है, और सी कह रहा है ये बी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है, और ऑप्शन डी कह रहा है ये प्लेटलेट को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना है, किसको अफेक्ट करने वाला है ये वायरस। और अब मैं देखती हूँ आपको वायरल डिजीज कितनी अच्छे से आती है। कमेंट बॉक्स राफेल की तरह चलना चाहिए। कुछ लोग बी सी डी जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब एक लाइन में जवाब नहीं आ रहा है, एक लाइन के अंदर जवाब नहीं आ रहा है, तब तक नॉर सेट आपको फिर से वापस भेजता रहेगा। जब तक आपका जवाब एक लाइन में नहीं आएगा तब तक आपको नॉर सेट वापस भेजता रहेगा। इसी तरीके से इसका जवाब है बी लिम्फोसाइट को।
ये किसके ऊपर अटैक करता है? एप्स्टीन वायरस ये करता है बी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है और आपका डिफेंस सिस्टम को वीक करने का काम करता है एप्स्टीन वायरस। और इससे एसोसिएट बीमारियां कौन कौन सी रहती है, इसके साथ में कौन कौन सी बीमारियां रहती है? जब ये वाला इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो जाए तो ये करता है हॉडकिंसन डिजीज। कौन से करता है? हॉडकिंस डिजीज जो है आपने पढ़ी होगी। जो मरीज क्या होता है? HIV वायरस वाला होता है। जिस मरीज के अंदर HIV का इन्फेक्शन होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है हॉडकिंसन डिजीज। कौन? हॉडकिंसन डिजीज। इसके अलावा आपको गैस्ट्रिक कैंसर करवा देगा। ये क्या करवाता है? गैस्ट्रिक कैंसर करवा देता है। और क्या करवा देता है? लैरिंजियल कैंसर करवा देता है। क्या करवा देता है? लैरिंजियल कैंसर करवा देता है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी करवा देता है। क्या कर देता है? ब्रेन को अफेक्ट करेगा इस बार और मल्टीपल स्क्लेरोसिस करवा देता है। और ये इतना घातक वायरस है, अफेक्ट करता है डिफेंस सिस्टम को और आपके डिफेंस को क्या कर देता है? वीक। और इतनी सारी बीमारियों का कारण बनता है एप्स्टीन वायरस। एप्स्टीन बार वायरस जो है ये इतनी सारी बीमारियों को कोज कर सकता है। और ये जो बीमारी है, ये जो हॉडकिंसन बीमारी है, ये किसके साथ में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी? जिस मरीज के अंदर इन्फेक्शन किसका लगा हुआ है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का। किसका? HIV बीमारी कभी भी क्यूरेबल नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो? भारत के अंदर बहुत सारे ARTS सेंटर बने हैं और वहाँ पे इसको क्या है, मरीज की एज को आप बढ़ा सकते हो। उस मरीज की इस बीमारी को जड़ से ख़त्म आप नहीं कर सकते हो। एग्जाम के अंदर सवाल पूछा हुआ है, क्या HIV क्यूरेबल बीमारी है? जवाब देना है कभी भी नहीं है। और जब हो जाएगी तब हम बता देंगे, और अब तक ये क्यूरेबल नहीं है। इसके अंदर क्या किया जाता है? मरीज की एज को आप बढ़ा सकते हो। और यहाँ इसका जवाब क्या जाएगा? सी। बी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करने वाला वायरस है जिसका नाम है एप्स्टीन बार वायरस। अगले सवाल का जवाब देना है और अगला सवाल आपसे कह रहा है डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन इज नॉन एज। यहाँ पे कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आता है उसके अगेंस्ट जो है क्या बनाई है आपने? रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, तो वो क्या कहलाता है? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है इसको आप इम्यूनिटी बोलने वाले हो, दूसरा कह रहा है ये तो आपकी हेल्थ है, और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है ये रिस्क फैक्टर है। ऑप्शन डी कह रहा है ये प्री डिस्पोजिशन है। क्या चीज़ है? जवाब सही आना चाहिए सब लोगों का, और जिस दिन जवाब सबका एक ही लाइन में आ गया ना उस दिन सिलेक्शन और हो जाएगा। और यूपी के अंदर एक फिर से आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप सब लोगों ने वैकेंसी अलर्ट का वीडियो देखा है उत्कर्ष के नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पता है कि एक और वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है। और इतने सारी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिल रही है तब आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी के बिना आपकी सक्सेस नहीं आने वाली नज़दीक। इसीलिए यहाँ पे जवाब देना है जब किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी रजिस्ट कर रही है वो क्या है? इम्यूनिटी है। क्या है? इम्यूनिटी। और ये जवाब किसी ने भी गलत नहीं दिया है। इम्यूनिटी जो होती है ये क्या है? बाय बर्थ भी आपके पास होती है। आपके पास बाय बर्थ भी होती है, और जो बाय बर्थ होती है जो मदर से लेके आता है उस इम्यूनिटी का नाम IgG है। क्या है? IgG है। वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है इसका। क्या होता है? प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के पास में जो इम्यूनिटी जाती है प्री नेटल लाइफ में उसका नाम क्या है? IgG है। बाय बर्थ इसको लेकर के आप पैदा होते हो और उसके बाद में आप क्या करते हो? ब्रेस्ट फीडिंग करते हो। क्या करते हो? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप मदर से जो एंटीबॉडी लेते हो उसका नाम है IgA। क्या नाम है? IgA इम्यूनिटी। ये जो IgA इम्यूनिटी है ये आपके बॉडी सिक्रेशन में प्रेजेंट है। सिर्फ आपको ब्रेस्ट जो है फीडिंग रट के नहीं जाना है। कई बार आपको पूछा जाए कि आपके आंखों के अंदर जो टीयर्स आते हैं इनके अंदर कौन सी इम्यूनिटी है? जवाब देना है IgA होती है। आपकी बॉडी के सारे सिक्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होता है IgA। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है आप एक्वायर्ड करते हो। एक्वायर्ड जो है कई बार आप अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनाइजेशन करवा के क्या करते हो? एंटीबॉडी इंजेक्ट करवाते हो या कई बार एंटीजन लेते हो। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है तब जो इम्यूनिटी बनती है तो उसके अंदर बॉडी क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेट करती है, इसलिए वो क्या हो जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और पैसिव कब होगी? जब आप क्या कर रहे हो? ऑलरेडी बनी बनाई आपने एंटीबॉडी दे दी तो वो क्या होगा? वो पैसिव इम्यूनिटी होगी। वो कैसी इम्यूनिटी होगी? पैसिव इम्यूनिटी होने वाली है। इतना कंसेप्ट आपको अपने माइंड में बनाना है। जब आपको बड़े एग्जाम देने हो या छोटे एग्जाम देने हो या नॉर्सेट का एग्जाम देने हो, आपको ये चीज़ों का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस स्टेप के बाद में क्या चीज़ होती है। हमारी बॉडी फिजिक्स जो है स्टेप बाय स्टेप चलती है, इसके अंदर उल्टा चुल्टा कुछ भी नहीं है। तो इसका जवाब क्या है? ए। अगले सवाल का जवाब देना है, और ये भी बहुत इजी सवाल है और हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही जिससे काम बढ़ता है ये उसी का सवाल है।
हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही जिस चीज़ से काम पड़ता है, पहली बार आपको सबसे पहले जो चीज़ आपको हाथ में लेनी पड़ती है, सवाल उसी का है। कैनुला साइज यूज्ड इन न्यू बॉर्न बेबी। यहाँ पे एक बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, और इस बच्चे के अंदर कौन सा कैनुला आप लगाने वाले हो। एक बच्चा आपके पास में आया इमरजेंसी में और आपको बोला कि इसके क्या करो, एक कैनुला लगा दो, उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे के अंदर कैनुला कौन सा लगवाना है। पहला ऑप्शन कह रहा है 24 गेज का लगाने वाले हो, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है 22 गेज का, या ऑप्शन सी कह रहा है 20 गेज का या 18 गेज का। इस कैनुला के नंबर के साथ में आपको इंटरनल डायामीटर ध्यान रखना है। नंबर जितने कम है इसका क्या है, इंटरनल डायामीटर ज़्यादा है। क्या है, इंटरनल डायामीटर ज़्यादा है। नंबर अगर जो है ज़्यादा है तो इसका इंटरनल डायामीटर क्या है, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 24 है इसका मतलब ये अडल्ट में लगा देंगे, क्योंकि इसकी नंबरिंग ज़्यादा है। जिसका क्या है, नंबर ज़्यादा है उसका इंटरनल डायामीटर क्या है, कम। जिसके नंबर कम है उसके इंटरनल डायामीटर क्या है, ज़्यादा है। जब आपको किसी मरीज को रैपिड ट्रांसफ्यूजन करना है, क्या करना है, रैपिड ट्रांसफ्यूजन करना है, और किसका, ब्लड का करना हो, और ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, कौन सा कैनुला यूज करेंगे, जवाब देना है 18 गेज का। अब जब 18 गेज का है तो नॉर्थ साइड तो आपको पूछ लेता है कि 18 गेज का कलर कोड कैसा है, जवाब देना है ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। जवाब दिया जाता है, कई बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सल कैनुला कौन सा है, जवाब देना है 20 गेज का कैनुला। 20 गेज का कैनुला, कलर इसका पिंक होता है, और ये क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है आप क्या है, मरीज आपके पास आया, कोई भी कैनुला अवेलेबल नहीं है, आप क्या लगा दो, 20 नंबर का कैनुला लगा दो, लेकिन ये बच्चों के अंदर नहीं लगेगा। ये बच्चों के अंदर नहीं लगेगा। चिल्ड्रंस के अंदर लगा सकते हो, एडल्ट के अंदर लगा सकते हो, और ओल्ड एज वाले बाबा को भी लगा सकते हो। वो कैनुला कौन सा है, 20 गेज का है, कलर उसका पिंक है। यहाँ पे जो है ये जो 22 गेज का है, ये कैसा होता है, ये होता है कलर में ब्लू टॉप का। कैसा होता है, इस कैनुला का कलर होगा ब्लू, और 18 गेज होगा ग्रीन, और 20 गेज होगा पिंक। कैसा होगा, पिंक। और जो 22 गेज का है ये कैसा होगा, येलो होगा। और यही आप किसके अंदर यूज करने वाले हो, बच्चों के अंदर यूज करने वाले हो। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों के अंदर कौन सा कैनुला यूज करेंगे, जो क्या है 24 गेज का है, वो बच्चों के अंदर लगाएंगे। और अब आपको इसकी शक्ल भी देख लेनी है, और कैमरा मैन फोकस करके आपको बता देंगे कि ये हॉस्पिटल के अंदर जो अवेलेबल डिवाइस होती है सबसे ज़्यादा जिससे काम पड़ता है, और ये एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। कई बार कलर कोड, कई बार गोज, कई बार पूछा जाता है। जहां आपको रैपिड ट्रांसफ्यूजन करना है, ट्रॉमा का पेशेंट आपके पास है, ब्रेन इंजरी हो गई मरीज को एक्सीडेंट के अंदर, अब आते ही जो कैनुला लगाना है उस कैनुला का नाम है ऑरेंज कलर का कैनुला। ये जो ऑरेंज कलर का है, गॉज इसका कितना है, 14 गेज का है। कितना है, 14 गेज का है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर लगता है वो है ग्रे कलर का। क्या है, ग्रे कलर का। गॉज कितना है उसका, 16 गॉज का है। उसके बाद में आजकल हॉस्पिटल के अंदर जो अवेलेबल नहीं है मोस्टली, वो क्या है, वाइट कलर का। क्या, वाइट कलर का जो कैनुला है वो 17 गॉज का आता है, लेकिन आजकल ये हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं है। और कई बार एग्जाम में आ जाए तो आपको जवाब दे देना है कि 17 गॉज का जो है वो क्या है, वाइट कलर का कैनुला होता है। 18 गॉज का कैनुला ग्रीन कलर का होता है। 20 गॉज का पिंक कलर का होगा। 22 गॉज का ब्लू टॉप का होगा। जो बच्चों के अंदर यूज होता है वो येलो कलर का है, 24 गॉज का है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और इन्हीं को बेस बोला जाता है। जो आप कहते हो ना, पहले बेस क्लियर करो और फिर हायर लेवल की पढ़ाई में जाओ, तो बेसिक स्टडी ऐसी होती है कि पहले आपको कुछ चीज़ें पता तो हो। आप हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हो, सिलेक्ट हो गए, आपको कैनुला का ही नॉलेज नहीं है, तो वहाँ जाके करना, और करोगे क्या आप, और आप करोगे क्या, आपको वाइटल साइन असेसमेंट नहीं आ रहा है और आप हॉस्पिटल जा रहे हो ड्यूटी पे, तो क्या आप अच्छे नर्सिंग ऑफिसर हो, कभी भी नहीं हो। इसलिए ये चीज़ें पहले सीख के जानी है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एपिलेप्सी इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर मदर को सीजर वाली हिस्ट्री, एपिलेप्सी वाली हिस्ट्री है, और अब आप कौन सी ड्रग देने वाले हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर कुछ दवाइयों को अवॉइड किया जाता है। वो दवाइयाँ क्या है, टेरेटोजेनिक ड्रग होती है। कैसी ड्रग होती है, जो ड्रग कैसी होती है, टेरेटोजेनिक होती है। और टेरेटोजेनिक का मतलब होता है ये ड्रग क्या है, मदर लेगी और भुगतान बच्चे को करना पड़ेगा। मदर लेगी और भुगतान कौन करेगा, फिटस करेगा, बच्चा करेगा। बच्चे के अंदर
टेरेटोजेनिक इफेक्ट आ गया, बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इस एपिलेप्सी के अंदर आप जो मदर प्रेग्नेंट है उसको कौन सी दवाई देने वाले हो। और मैक्सिमम लोगों ने सोडियम वाल्पोरेट को राफेल बनाया है। क्या बनाया है? सोडियम वाल्पोरेट को राफेल बनाया। और ये राफेल का तरीका बिल्कुल भी गलत है। और इस तरीके से आपने राफेल उड़ाया ना तो आप सीधे पाकिस्तान में जाके गिरने वाले हो। इस तरीके से राफेल नहीं उड़ाना है। तो यहाँ पे ये राफेल नहीं उड़ाना है तो क्या उड़ाना है? आपको फिर से पढ़ना है सवाल को, कौन सी ड्रग यूज करेंगे आप प्रेगनेंसी के अंदर। फीमेल प्रेग्नेंट है, सिर्फ सीजर की हिस्ट्री हो तो उसको फेनिटोइन दे दो, बारबिट्यूरेट दे दो, सोडियम वॉल्पोरेट दे दो। लेकिन ये फीमेल प्रेगनेंसी वाली है, इसके अंदर ध्यान रखना है टेरेटोजेनिसिटी का। किसका? टेरेटोजेनिसिटी का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से राफेल तो आपको कभी भी नहीं उड़ाना है। तो कौन सा उड़ाना है? इसके अंदर हम देने वाले लेमोट्रिजिन टैबलेट जो है स्टार्ट करेंगे या इंजेक्शन देंगे। ये सोडियम वाल्पोरेट और फेनिटोइन जो है, ये फेनिटोइन ड्रग बच्चे के अंदर जो कॉज करती है वो होता है फीटल हाइड्रेटोइन सिंड्रोम। क्या होता है? बच्चे के अंदर फीटल हाइड्रेटोइन सिंड्रोम करती है। और ये दोनों ही ड्रग आप बच्चे को इस चीज़ से प्रिवेंट करवाने के लिए नहीं देने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब बच्चा फीटल हाइड्रेटोइन सिंड्रोम वाला होता है, बच्चा माइक्रोसिफेली हो जाता है। कैसा हो जाता है? बच्चे के हेड की साइज छोटी और बच्चे के अंदर मोस्टली फेलेंजेस होती है वो शॉर्ट्स हो जाती है। फेलेंजेस क्या होती है? आपकी जो अंगुलियां हैं ये क्या है? बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएगी। बच्चा माइक्रोसिफेली हो जाएगा और बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। बच्चा IUGR का हो जाएगा। जब बच्चे के अंदर क्या होगा? फीटल हाइड्रेटोइन सिंड्रोम होगा। ये फेनिटोइन ड्रग जो है ये हाइड्रेटोइन ग्रुप से बिलोंग करती है। किससे? ये एंटी सीजर ड्रग तो है लेकिन ये हाइड्रेटोइन ग्रुप से आती है, इसीलिए इस बच्चे के अंदर ये वाला सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और जिस भी फीमेल के अंदर या मेल के अंदर फेनिटोइन चलती है, कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है हॉट मलिका। क्या देखने को मिलता है? हॉट मलिका देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हॉट मलाइका देखने को मिलती है। और हॉट मलाइका देखने को मिलती है तो क्या क्या? हॉट का मतलब है हर्सूटिज्म। क्या है? हर्सूटिज्म का मतलब है किसी फीमेल के अंदर जहाँ पे हेयर ग्रोथ नॉर्मली नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन उसको तो दाढ़ी मूछें आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया है? हर्सूटिज्म हो गई। क्या हो गई? हर्सूटिज्म हो गई। और इसके साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स। क्या हो जाता है? गम्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। साथ में क्या हो जाता है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। किसकी? हाइपरट्रॉफी ऑफ गम हो जाता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ गम हो जाता है। इसके अलावा ये ओ इंडिकेट करता है ओस्टियोमलेशिया को। किसको? ओस्टियोमलेशिया को। सीजर तो कंट्रोल करेगी लेकिन हड्डियों को भी तोड़ के रख देगी। ये जो फेनिटोइन ड्रग है ये सीजर को कंट्रोल तो करेगी, ब्रेन की अबनॉर्मल जो है एक्टिविटी को तो कंट्रोल करेगी, न्यूरॉन के फायरिंग को तो रोकेगी, लेकिन ओस्टियोमलेशिया भी कर देगी। इस टी का मतलब क्या है? इस टी का मतलब है यहाँ पे क्या हो जाता है? इस फीमेल के अंदर क्या हो जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। थायराइड हार्मोन के लेवल को भी कम कर देती है। और यहाँ पे जो है इस ए से इंडिकेट होता है कि ये अटैक्सिया कोज करती है। क्या करती है? अटैक्सिया कोज करती है। लिम्फ एडिनोपैथी करती है। क्या करती है? लिम्फ एडिनोपैथी करती है। लिम्फ एडिनोपैथी भी कर देती है। और विटामिन के को क्या कर देती है? कम। विटामिन के को क्या कर देती है? कम कर देती है। और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इस एम का मतलब है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या करती है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कर देती है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कर देती है, जिसके अंदर आरबीसी की साइज क्या हो जाती है? मेगेलो हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आरबीसी को अफेक्ट कर दिया, हड्डियों को अफेक्ट कर दिया, ब्रेन को अफेक्ट कर दिया, गम्स को भी अफेक्ट कर दिया। इतना सारा साइड इफेक्ट किसके साथ में रहता है? इस फेनिटोइन ड्रग के साथ में रहता है। और ये मदर ले ले तो बच्चे के अंदर फीटल हाइड्रेटोइन सिंड्रोम, बच्चा माइक्रोसिफेली और बच्चा कैसा हो जाता है? फोकोमेलिया आपने वर्ड सुना होगा, जिसके अंदर बच्चे के लिम्ब की शॉर्टनिंग हो जाती है। क्या है? बच्चे के एक्सट्रीमिटी की शॉर्टनिंग हो जाती है, या ये जो फेलेंजेस होती है आपकी वहाँ पे क्या है? शॉर्टनिंग देखने को मिलती है। बच्चे का जो है वेट कम हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है। क्या हो जाती है? बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है। तो ये चीज़ें सारी आपको इस ड्रग के साथ में ध्यान रखना है। इसके साथ में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो यूट्यूब के अंदर आप गलत जवाब दे पा रहे हो, इसका सही जवाब आप दे पाओ, उसके लिए आपको क्या करना है? ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का इस उत्कर्ष के ऐप के अंदर
टारगेट बैच रन हो रहा है जिसकी फीस मात्र 2500 रुपये है। और जब आप ये पढ़ के आएंगे तो इसके अंदर आपको डीप थ्योरी पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाई जा रही है? हर सब्जेक्ट की डीप थ्योरी पढ़ाई जा रही है। और जब आप थ्योरी पढ़ के आएंगे तो उसके अंदर आपको पैनल का PDF मिलेगा, टेस्ट क्विज मिलेगी, वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। और जब आप ये करके आएंगे तो यहाँ पे आपको जवाब जो है गलत राफेल की तरह नहीं जा करके सही जाने जाएंगे, क्योंकि आपको MCQ की प्रैक्टिस कब आएगी? जब आपके पास में थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है तब। आप MCQ के सही जवाब कब दे पाएंगे? जब आपके पास में क्या है? थ्योरी बहुत अच्छी है तब। और थ्योरी आपको अच्छी बनानी है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेनी है और अगला सवाल का सही जवाब फिर से दे देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है ब्रेडन स्केल इज स्टैंडर्ड टूल टू असेस। यहाँ पे जो है ये जो ब्रेडन स्केल है ये किसके लिए यूज की जाती है? बहुत ईजी सवाल है और इसका किसी ने भी गलत जवाब दिया ना तो मुर्गा बन जाना है और घर पे जहाँ बैठे हो वहीं पे बन जाना। पहला ऑप्शन कह रहा है बर्न इंजुरी के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर के लिए, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है मसल्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है एंजाइटी लेवल को असेस करने के लिए। किस चीज़ के लिए आप ब्रेडन स्केल का यूज करते हो? तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो आप राफेल बना रहे हो ये करेक्ट आंसर है कि हम बेड सोर की रिस्क को असेस करने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं वो स्केल कौन सी है? ब्रेडन स्केल है। बेड सोर की जो है कैटेगरी होती है 4। बेड सोर जब होता है तो इसकी कैटेगरी होती है 4। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है? स्किन इंटैक्ट रहती है। क्या है? इन स्किन जो है वो इंटैक्ट रहती है, हटती नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है? रेडनेस प्रेजेंट है। क्या है? सिर्फ रेडनेस प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या हो जाता है? बहुत ही पेनफुल होती है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्टेज है। ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और क्या है? स्किन क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। कौन स्किन? एपिडर्मिस का क्या हो जाता है? रिमूवल। सबसे ऊपर वाली लेयर स्किन की हट गई, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो गया। बहुत ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई प्रेजेंट है और आपको पेन का सेंसेशन जो करवाती है उसको बोला जाता है सेंसरी नर्व। क्या बोला जाता है? जो आपको सेंसेशन करवाए उसको बोला जाता है सेंसरी नर्व। थर्ड स्टेज के अंदर क्या है? आपको क्या है? स्किन की दोनों लेयर चली गई, स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों चली गई। साथ में आपको क्या दिख रहा है? सब क्यूटेनियस टिश्यू क्या है? विजिबल हो गए। क्या हो गए? सब क्यूटेनियस जो टिश्यू है ये आपको विजिबल हो गए। तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे कि ये स्टेज थर्ड का बेड सोर है। क्या है? स्टेज थर्ड का बेड सोर है। और जब स्टेज थर्ड का बेड सोर है तो आपको ढंग से पढ़ के जाना है। जब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। फोर्थ स्टेज के अंदर क्या है? बॉन विजिबल हो जाती है। क्या है? ऊपर का सारा गायब हो गया, बॉन विजिबल हो गई और मसल्स क्या है? लॉस हो गई। बॉडी की मसल्स भी क्या हो चुकी है? लॉस हो गई, बॉन विजिबल हो गई। स्टेज 4 का बेड सोर हो गया। क्या हो गया? स्टेज 4 का बेड सोर हो गया। ये सारी की सारी कैटेगरी किसकी है? बेड सोर की है। इसके अलावा लिखा है बर्न इंजरी बर्न के लिए जो यूज किया जाता है वो है रूल ऑफ 9। क्या है? रूल ऑफ 9। ये कोई आदमी है, ये इसका ट्रंक है, ये इसके हाथ है और ये इसके क्या है? पाँव है। तो यहाँ पे नंबरिंग की जाती है रूल ऑफ 9 के अंदर। ये जो पाँव है इसको 18 मार्क्स दे देंगे, ये वाले पाँव को भी 18 मार्क्स दे देंगे और ये एंटीरियर ट्रंक को 18 देंगे और पीछे वाले धड़ को भी, ट्रंक बोला जाता है आपके धड़ को, पीछे वाले धड़ को भी नंबर कितने दे देंगे? 18 नंबर दे देंगे। हेड और नेक को कितने नंबर दे देंगे? 9 नंबर दे देंगे और जेनाइटल ऑर्गन को मात्र 1 नंबर दे देंगे। टोटलिंग करेंगे तो 100% हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? रूल ऑफ 9 बोला जाता है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना इंजर्ड हुआ है उसके थ्रू जो है मरीज के अंदर फ्लूइड का रिप्लेसमेंट किया जाता है। बर्न वाले मरीज के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है RL। क्या रहता है? रिंगर लैक्टेट दी जाती है। रिंगर लैक्टेट को अवॉइड कहाँ करेंगे? तो जहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाए या मरीज रीनल फेलियर वाला हो जाए। रीनल फेलियर वाले को अवॉइड किया जाता है पोटेशियम की वजह से। यहाँ पे जो है ये RL अवॉइड किसके अंदर करोगे? आप जवाब देना है जहाँ पे क्या कंडीशन हो? लैक्टिक एसिडोसिस बने। क्या हो? लैक्टिक एसिडोसिस हो या फिर मरीज कैसा हो? रीनल फेलियर का। कैसा हो? किडनी खराब हो गई, पोटेशियम को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है और ऊपर से पोटेशियम आपने और दिया तो मरीज हाइपरकैलेमिया वाला होकर के उसका हार्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल्स ब्लॉक हो जाती है जब कंडीशन कैसी हो? हाइपरकैलेमिया वाली हो। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है ऐसा आपको पूछा जाए तो जवाब देना है 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। कितना होता है? 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है।
पीछे की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर बहुत सिंपल सवाल आता है और वो एग्जामिनर क्या करता है, ये पीछे की यूनिट को चेंज कर देता है। 3.5 से 5.5 मिली पर डेसीलीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इस तरीके से वो सवाल को घुमा देता है। और आप क्या करते हो, ये 3.5 से 5.5 तो पता है लेकिन पीछे की यूनिट पता नहीं है, तो अब क्या हो गया, आप वहाँ पे डापा चूक हो जाएंगे और जवाब आपके आधे लोग सही देंगे, आधे लोग गलत देंगे और इस तरीके से एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर रखना है। लैब वैल्यू को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पीछे की यूनिट को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। यहाँ पे इसका जवाब क्या जाएगा, इसका जवाब जाएगा बी। ब्रेड एंड स्कल को यूज किया जाता है बेड सोर के असेसमेंट के लिए। किसके लिए, बेड सोर के असेसमेंट के लिए। अगले सवाल का सही तरीके से जवाब देना है और कमेंट बॉक्स राफेल की तरह ही चलना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों तक, अब आप लोगों ने शेयर तो वीडियो नहीं किया है लेकिन फिर भी अगले सवाल का आपको जवाब दे ही देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ डिजास्टर साइकिल इन द लॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। और लॉजिक लगाने के लिए ब्रेन जो है आपका सेरिब्रम, इंटेलिजेंट सीट जिसको बोला जाता है, ब्रेन का 80% हिस्सा, अकेला हिस्सा बना देता है, वो क्या है, सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम है। 4 ब्रेन का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले जिसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हो वो क्या है, सेरिब्रम है। अब आपको अपने सेरिब्रम को यूज करना है और इस डिजास्टर का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। डिजास्टर का मैनेजमेंट करना है और आपको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना है। ऐसे नहीं है पहले मिटिगेशन कर रहे हो, फिर एरिया को इम्पैक्ट कर रहे हो, फिर वहाँ पे क्या है रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, ऐसे नहीं, लॉजिकल सीक्वेंस में सेट करना है। और पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है पहले डिजास्टर होगा, फिर एरिया इम्पैक्ट होगा, फिर आप मिटिगेशन करेंगे, फिर रिहेबिलिटेशन करेंगे और उसके बाद में आप रेस्पॉन्स करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है डिजास्टर होगा, फिर इम्पैक्ट होंगे, फिर रेस्पॉन्स करोगे और फिर रिहेबिलिटेशन करोगे और फिर मिटिगेशन करोगे। ऑप्शन सी कह रहा है पहले ही रिहेबिलिटेशन कर देंगे, फिर रेस्पॉन्स करेंगे, फिर डिजास्टर आएगा, फिर इम्पैक्ट होगा और फिर मिटिगेशन कर देंगे। फिर ऑप्शन डी आपसे कह रहा है पहले रेस्पॉन्स करेंगे और उसके बाद डिजास्टर आएगा, फिर एरिया इम्पैक्ट हो जाएगा, फिर रिहेबिलिटेशन करेंगे और फिर मिटिगेशन हो जाएगा। मिटिगेशन का मतलब है डिजास्टर आने से पहले आप उसके लिए प्रिपेयर हो। क्या हो, डिजास्टर आने से पहले आपको पता है यहाँ पे भूकंप आने वाला है, अब आप उस चीज़ से फाइट करने के लिए प्रिपेयरनेस जो करते हैं वो क्या होता है, मिटिगेशन होता है। क्या होता है, मिटिगेशन होता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ जो है डिजास्टर के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन अफेक्ट हुई, किसी के हाथ पांव टूट गए, किसी के क्या हो गया, तो उनको क्या करना है, वापस सोशली अपनी लाइफ जी सके अच्छे से, इसलिए उनका क्या करना है, रिहेबिलिटेशन करना है। क्या करना है, रिहेबिलिटेशन करना है। तो आप लोगों को इस सीक्वेंस को सेट करके जवाब लिख देना है। मैक्सिमम लोग जो है बी को जवाब दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि 100% इसका आंसर बी है। बिल्कुल बी सही जवाब है। जिस भी स्टूडेंट ने जवाब बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही कोई डिजास्टर आएगा तो उसके बाद में क्या होगा, वहाँ का एरिया इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे रेस्पॉन्स देंगे। क्या करेंगे, रेस्पॉन्स देके आप क्या करेंगे, जो भी लोग इंजर्ड हुए डिजास्टर के अंदर, जो भी लोग इंजर्ड हुए उनका आप क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे। क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे। और उसके बाद में क्या करोगे, उस एरिया के अंदर दोबारा ऐसी कंडीशन हो भी सकती है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो। क्या हो, पहले से प्रिपेयर हो, उसको बोला जाता है मिटिगेशन। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लोग डी जवाब दे रहे हैं उनको 10 बार वापस बी लिख देना है और अगले सवाल का जवाब देना है। और ये आपको कैमरा मैन फोकस करके बता देंगे कि डिजास्टर साइकिल चलता कैसे है। ये जो डिजास्टर साइकिल है ये कैसे चलता है, ये आपको देख लेना है। डिजास्टर आने के बाद में यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो, डिजास्टर आया और वहाँ पे ये एरिया रेड हुआ, ये क्या है, इम्पैक्ट हो चुका है। और उसके बाद में आपने क्या किया, रेस्पॉन्स किया और रेस्पॉन्स करने के बाद में उसकी रिकवरी करने की कोशिश की। जो डिजास्टर आया है उससे जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी रिकवरी करने की कोशिश की। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, वहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, खाने का इंतजाम कर रहे हो कि आदमी भूखा तो नहीं रह सकता। मरीज भूखा रहा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाएगा। डिजास्टर के अंदर जितने भी लोग अफेक्ट है वो आप सबके लिए क्या है, मरीज है, पेशेंट है। तो वहाँ पे उनका हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए आपने खाना अवेलेबल कराया, वो क्या है, रिकवरी है। और उसके बाद में आपने क्या किया, अब आपके हाथ पांव टूट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वापस सोशली एक्सेप्टेबल लाइफ कैसे जी सकते हैं, आपके उसका क्या करना है, रिहेबिलिटेशन करना है। वो वाला काम आपने किया और उसके बाद में वापस प्रिपेयर्डनेस की और इसी को हमने क्या बोला, मिटिगेशन बोला। क्या बोला,
मिटिगेशन। तो इस तरीके का सर्किल चलता है डिजास्टर का। किसका? डिजास्टर का चलता है। और अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल बहुत इजी है, जवाब कोई भी गलत नहीं देगा, यहाँ पे जवाब कोई भी गलत नहीं देगा। और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो शेयर नहीं किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे अब तक वीडियो लाइक भी नहीं किया। इतना आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो लाइक क्यों करूं, आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो लाइक क्यों करूं, मैं तो पूरी क्लास देख लूँगा, नॉलेज भी गेन कर लूँगा, लेकिन लाइक नहीं करूँगा। तो कोई बात नहीं, क्लास देखते रहिए और अगले सवाल का जवाब दो। अगला सवाल कह रहा है विच इन्फेक्शन शुड ए प्रेग्नेंट वुमन विल बी टेस्टेड। यहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन, फीमेल जो प्रेग्नेंट है इसके अंदर जो है ऑब्स्टेट्रिक डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखता है, कौन से जो है हेपेटाइटिस के टाइप का असेसमेंट पहले करता है जो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है HIV की, हेपेटाइटिस A और सिफिलिस का। ऑप्शन बी कह रहा है HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का। थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है HIV, हेपेटाइटिस C और सिफिलिस का, HIV और हेपेटाइटिस E और सिफिलिस का, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस A और E। हेपेटाइटिस A और E जो है ये किस रूट से फैलते हैं? ये फैलते हैं फीको ओरल रूट। किससे? फीको ओरल रूट। और फीको ओरल रूट के लिए रेस्पॉन्सिबल चीज़ है क्या? 5F। क्या है? 5F बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्या पढ़ते हो? कम्युनिटी। एक F कहता है फॉर्माइट्स। क्या कहता है? फॉर्माइट्स का मतलब है आर्टिकल्स। एक F कहता है फ्लाइज। क्या कहता है? फ्लाइज। एक F कहता है आपका फूड ही खराब था। एक F क्या कहता है आपसे? आपकी फिंगर ही साफ नहीं थी। क्या थी? आपकी फिंगर से साफ नहीं की। और एक फॉर्माइट्स कह रहा है, एक क्या कह रहा है? एक आपसे कह रहा है फ्लाइज कह रहा है, फूड कह रहा है, फिंगर्स कह रहा है। और एक F जो है ये क्या इंडिकेट करता है? एक F फॉर्माइट्स का कह रहा है, एक फूड का कह रहा है, एक फिंगर का कह रहा है। और एक F क्या कह रहा है कि आपका जो है, आपका जो क्या है, आपके जो आर्टिकल्स है वो भी क्या है? खराब है। तो यहाँ पे जो है ये F आपको याद करके जाना है, ये F आपको याद करने जाना है कि फीको ओरल रूट का क्या मतलब है। तो 5 चीज़ें जो क्या करवाती है? फीको ओरल रूट का मतलब है आपके एंट्रल एरिया से, आपके ओरल रूट से जो बीमारियां कोज होती है, आपका GI सिस्टम अफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये हेपेटाइटिस A और E जो है ये किससे फैलते हैं? फीको ओरल रूट से फैलते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस B ओनली ऐसा वायरस है जो क्या है? RNA वायरस है। क्या है? जो क्या है? RNA वायरस है। बाकी सारे के सारे क्या है? DNA। बाकी सारे के सारे क्या है? DNA। और इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, सिफिलिस कैसी है? STD है। क्या है? STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस। ट्रिपेनोमा पैलिडम जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। किसका? सिफिलिस का। सिफिलिस 3 स्टेज से गुजरता है। सिफिलिस जो होता है ये 3 स्टेज से गुजरता है। और किस तरीके से? तो सिफिलिस इसकी स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या बनते हैं? सैनक्रीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या है? सैनक्रीज के जो है चकते बन जाते हैं एरिया के अंदर जहाँ पे इन्फेक्शन क्या हुआ है? सिफिलिस का हुआ है। स्टेज सेकंड के अंदर क्या बनता है? स्टेज सेकंड के अंदर बनता है कॉन्डलोमेटा। और स्टेज थर्ड के अंदर क्या बनता है? गामा। क्या बनता है? गामा। सॉफ्ट टिश्यू का क्या है? सॉफ्ट टिश्यू के अंदर नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। क्या होती है? नॉन कैंसरस ग्रोथ हुई और वहाँ पे क्या हो चुका है? नेक्रोसिस हो गया। वहाँ पे क्या हो गया? नेक्रोसिस हो गया। स्टेज थर्ड है। और कॉन्डलोमेटा का मतलब होता है वार्ड्स बन गए। क्या हो गए? वार्ड्स बन गए। और कहाँ पे? जेनाइटल ऑर्गन में। कहाँ पे? जेनाइटल ऑर्गन में। और इसके अलावा एक्जिला वाले एरिया के अंदर वार्ड्स का फॉर्मेशन होना कहलाता है कॉन्डलोमेटा। और ये जो है सैनक्रीज, वहाँ पे एरिया अफेक्ट होता है, स्किन के ऊपर रेसेज अपीयर होता है, वो स्टेज फर्स्ट है। किसकी? सिफिलिस की। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सिफिलिस का होता है ट्रेपेनोमा पैलिडम। कौन होता है? ट्रेपेनोमा पैलिडम होता है। टेस्ट इसके लिए किया जाता है VDRL। क्या किया जाता है? VDRL। सिफिलिस को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है VDRL। यहाँ पे जो है सिफिलिस को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, तो डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है VDRL। और VDRL की फुल फॉर्म होती है, VDRL की फुल फॉर्म होती है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। क्या? रिसर्च लेबोरेटरी। रिसर्च लेबोरेटरी ये किसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? सिफिलिस के लिए VDRL टेस्ट
किया जाता है स्टेज 3 के अंदर गुजरता है और हाईली कम्युनिकेबल होता है स्टेज 1 के अंदर। आप जो है इसके कांटेक्ट में आए, अगर सिफिलिस वाले के कांटेक्ट में आए तो ये आपको भी दे देता है, इसलिए ये हाईली कंटाजियस डिजीज होती है सिफिलिस। इसके साथ में रहता है गोनोरिया। दोनों ही बीमारी कैसी है? दोनों ही बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कैसी है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस फीमेल के अंदर जो डॉक्टर टेस्ट लिखता है वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर बोलता है एक तो आप थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा के आओ, एक आप क्या करवा के आओ, HbHAg करके आओ, और ये कौन है? ये हेपेटाइटिस बी का है। किसका है? हेपेटाइटिस बी का है। एक आप क्या करवा के आओ? HIV करवा के आओ, एक आप VDRL करवा के आओ, और जो है इसके अलावा आप CBC तो करवा ही लो, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा आप यूरिन टेस्ट करवाओ। क्या करवाओ? यूरिन टेस्ट करवाओ, और वो किसके लिए? शुगर के लिए। किसके लिए? शुगर के लिए, यूरिन फॉर शुगर। ये सारे के सारे प्री नेटल लाइफ के अंदर डॉक्टर जो टेस्ट करवाता है, फीमेल जो क्या है प्रेग्नेंट है उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट करवाता है, तो ये सारे के सारे टेस्ट कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? कहाँ पे? जब आप वो फीमेल कहाँ पे आती है? एंटीनेटल केयर के लिए आती है या प्री नेटल लाइफ के अंदर आ रही है, एंटीनेटल केयर के लिए आ रही है, और डॉक्टर ये सारा का सारा टेस्ट करवाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट रहता है ANC के अंदर फीमेल का हीमोग्लोबिन। कौन रहता है? हीमोग्लोबिन 10% ग्राम से कम तो कभी भी मंजूर नहीं है। अगर कम है तो क्या करो? रिप्लेसमेंट करो। और रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या करते हो? कई बार तो फॉलिक एसिड और आयरन से काम चलाते हो, और कई बार क्या करते हो? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हो जब हीमोग्लोबिन 7 से कम हो जाए तब। प्रेग्नेंट लेडी का हीमोग्लोबिन 7 से कम कभी भी मंजूर नहीं, वो सीवियर एनीमिया वाली होती है, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। HIV का टेस्ट करवाया जाता है, सिफिलिस का टेस्ट VDRL के थ्रू करवाया जाता है, और हेपेटाइटिस बी का असेसमेंट किया जाता है HbHAg के द्वारा। यहाँ पे अगले सवाल का जवाब आपको देना है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमने हैंड वॉशिंग और उसके स्टेप, मूवमेंट और टाइम ड्यूरेशन को पढ़ा। अब ये कह रहा है कि हैंड वॉश किया है आपने तो आप हाथों को सुखाएंगे कैसे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। द बेस्ट मेथड टू ड्राई हैंड आफ्टर द वॉश इज, यहाँ पे बेस्ट मेथड बताना है आपको कि आप हाथ कैसे सुखाते हैं धोने के बाद में। और ये ऑप्शन ए कह रहा है बाय ड्राई एयर्स के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है बाय हेयर ड्रायर के द्वारा। हेयर ड्रायर जो है स्टूडेंट लाइफ के अंदर कम ही मिलते हैं, वहाँ पे तो अपन तो सेम बेडशीट को ही 6 महीने इस साइड और 6 महीने इस साइड यूज करते हैं। हेयर ड्रायर जैसा कोई कंसेप्ट अपने पास में होता ही नहीं है, तो ये तो मोस्टली अपने पास में है ही नहीं, और जब है नहीं तो हम यूज करेंगे नहीं। और ऑप्शन सी के अंदर लिखा है बाय कॉमन टॉवल, जो टॉवल आप कॉमनली यूज करते हो, जो आपने सालों साल से कभी धोया ही नहीं है, और हैंड वॉश करके वापस उसी को यूज करोगे। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो बढ़ाने वाला काम भी आपको नहीं करना है। ऑप्शन डी तो वैसे भी नन ऑफ अबव वाला है, तो यहाँ पे जो है जवाब क्या जाएगा? ड्राई एयर के अंदर हम हाथों को सूखने देंगे, ड्राई एयर के अंदर हम हाथों को सूखने देंगे। और जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर डिवाइस अवेलेबल होती है वो ये वाली है। ये वाली जो डिवाइस है, यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। यहाँ पे पीछे ये प्लग में लग जाता है, और जैसे ही आप हैंड वॉश करने गए और आपने इसके नीचे इस तरीके से हाथ रखा, इसके अंदर सेंसर है कि इनको क्या है? हाथ सुखाने हैं, तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। इसको बोला जाता है ड्रायर। क्या बोला जाता है? हैंड ड्रायर बोला जाता है। ये क्या है? हेयर ड्रायर नहीं है, क्या है? हैंड ड्रायर है। और ये कुछ इस तरह की डिवाइस आपको हॉस्पिटल के अंदर लगी हुई मिलेगी। जब आप क्या करेंगे? UPPSC स्टाफ नर्स वाला एग्जाम क्लियर करके जाके बोलेंगे कि हम क्या है? नर्सिंग ऑफिसर है। क्या है? नर्सिंग ऑफिसर है। जब आप ऑफिसर है तो आपको क्या है? इस तरीके की डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। और जब तक आप ऑफिसर नहीं हो तब तक आपका वही कॉमन टॉवल जिसके अंदर क्या है? ऑलरेडी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे भरे हुए हैं, और उससे हाथों को क्लीन नहीं करना है। अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन द मम्स इज ड्यूरिंग। यहाँ पे किसी पेशेंट को क्या हुआ है? मम्स वाली बीमारी हुई है। क्या हुआ है? पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है, और ये जो है दूसरे को कब तक दे सकता है? मम्स जो फैलता है ये कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। किससे? ड्रॉपलेट है। एयर के अंदर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़े और दूसरे आदमी को हो गया, तो इन्फेक्शन कौन सा है? ड्रॉपलेट है। क्या है? ड्रॉपलेट है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है क्या? मम्स। और पैरामिक्सो वायरस, कौन? पैरामिक्सो वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पैरामिक्सो वायरस फैमिली जो होती है
वो क्या है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मम्स का। और यहाँ पे आपको पूछा है कि इसकी जो है मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी जो है दूसरे को कब तक ये इन्फेक्शन दे सकता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ रही है उस वक्त वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है आफ्टर स्वेलिंग अपीयर, यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग पूरी एक तरीके से आ चुकी है और आपका जबड़ा एक तरीके से पूरा खराब हो गया है, आप उस वक्त दूसरे को दे सकते हो। ऑप्शन डी कह रहा है प्रोडर्मल फेज, ये जो प्रोडर्मल फेज होती है या प्री पैथोजन फेज बोला जाता है, इसको क्या प्री पैथोजन बोला जाता है। तो ये जो है ये फेज क्या है, जनरल सिम्टम वाली है, क्या है, जनरल सिम्टम वाली है। और ये जनरल सिम्टम जब तक किसी को आता है ना, तब तक आप डायग्नोस नहीं कर पाते हो कि इसको मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, कौन सी बीमारी है। जनरल सिम्टम का मतलब है आपको फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, और ये सारे सिम्टम क्या है, आपके जो है बोन के अंदर पेन हो रहा है, आप कह रहे हो बॉडी एक हो रहा है, ये सारे जनरल सिम्टम जो होता है ये प्रोड्रोमल फेज के अंदर आता है। और इस दौरान आप क्या नहीं बना सकते हो, एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं बना सकते, क्या नहीं कर सकते, डायग्नोसिस नहीं बता सकते कि ये मीजल्स वाला है, मम्स वाला है या चिकन पॉक्स वाला आदमी है। तो यहाँ पे जो है इस फेज के अंदर इन्फेक्टिविटी नहीं होती है, कब होती है, ये जो पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड जिसको आप बोलते हो, पैथोजन की एंट्री से लेकर के, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन की एंट्री से लेके पहला सिम्टम आपकी बॉडी के अंदर अपीयर होता है, सिम्टम अपीयर होने तक का जो पीरियड होता है, सिम्टम अपीयर होने तक का जो पीरियड्स होता है, इस पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड्स। आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जब तक पहला सिम्टम नहीं अपीयर कर दिया तब तक का जो पीरियड होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। और इस दौरान आप मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हो। जब आपके गले में स्वेलिंग आ गई और आपको भयंकर दर्द हो रहा है, पेरोटाइटिस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसकी वजह से आप जो है, जब आपको पता है तो आप घर में बैठ जाओगे, जब आपको पता नहीं है उस वक्त आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हो। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने जवाब बी सी डी दिया और डी मैक्सिमम लोगों ने दिया था, और वो तो इस जनरल सिम्टम के अंदर जब सिम्टम आ रहे हैं उसी दौरान दूसरों को इन्फेक्शन दे रहे हैं। जब आपके अंदर सिम्टम आया ही नहीं है उस दौरान आप दूसरे लोगों को मैक्सिमम दे सकते हो। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, ऐसा एग्जाम के अंदर सवाल बना हुआ है। मम्स के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, जिस भी फीमेल और मेल के अंदर मम्स का इन्फेक्शन हुआ है उनके जेनिटल ऑर्गन अफेक्ट होता है, ऊफेराइटिस होता है, क्या होता है, ऊफेराइटिस हो जाता है। और मेल के अंदर क्या हो जाता है, ऑर्काइटिस हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑर्काइटिस हो जाता है। टेस्टिस का इन्फ्लामेशन और ओवरी का इन्फ्लामेशन आपको क्या कर देगा, या तो क्या कर लेगा, इनफर्टाइल, या कर देगा स्टेराइल। मेल हमेशा स्टेराइल होता है, फीमेल इनफर्टाइल होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, इसलिए फीमेल कभी भी स्टेराइल नहीं होती है। फीमेल कैसी होती है, इनफर्टाइल हो जाती है। फीमेल कैसी हो जाती है, इनफर्टाइल। और मेल कैसे होते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है जब उनके क्या है, गोनेड्स अफेक्ट हो जाए। क्या हो जाए, गोनेड्स अफेक्ट हो जाए। तो ये क्या है, मम्स के कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम इसका जो है इन्फेक्टिविटी पीरियड कब रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान रहता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल का जवाब देना है, और उससे पहले आपको क्या है, सेलिवरी ग्लैंड के तीनों टाइप को समझना है। हमारा जो है ये मम्स वाला इन्फेक्शन पैरामिक्सोवायरस फैमिली जो है अफेक्ट करती है अपनी सेलिवरी ग्लैंड को, और उसमें भी सबसे बड़ी सेलिवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, उसको अफेक्ट करती है। और ये इस तरीके की गर्दन आपकी हो जाती है, इस तरह की स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है। और मैक्सिमम लोगों को ये हुआ भी होगा, कभी ना कभी आप लोगों को ये चीज़ तो हुई होगी। तो यहाँ पे जो है ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये क्या है, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट है। और ये जिस डक्ट में ओपन होती है उस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। क्या नाम है, स्टेंसन डक्ट के अंदर खुलती है। माउथ के अपर फ्लोर के अंदर खुलने वाली जो ग्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा थर्ड जो है वो क्या है, सबलिंगुअल है। क्या है, सेकंड जो सेलिवरी ग्लैंड है उसका नाम है सबलिंगुअल। और ये जहाँ खुलती है ये बिलो द टंग खुलती है। सबलिंगुअल का मतलब है टंग के नीचे वाला हिस्सा। इसका डक्ट कहाँ पे खुलता है, टंग के नीचे। और ये जिस डक्ट से खुलती है उसको बोला जाता है रेविसिंग डक्ट। क्या बोला जाता है, रेविसिंग्स डक्ट के नाम से जाना जाता है। और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है ये जिस डक्ट से खुलती है वो डक्ट होता है वार्टन्स डक्ट। कौन सा, ये वार्टन्स डक्ट होता है। और ये डक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
कोई भी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन होती है वो ग्लैंड क्या करती है, अपने सिक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू कहीं और जाके खोलती है। डक्ट के थ्रू चलने वाली ग्लैंड सारी की सारी कैसी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो ग्लैंड कैसी होती है, एंडोक्राइन होती है, वो अपने हार्मोन को डायरेक्ट इनटू द ब्लड, कहाँ पे, डायरेक्ट इनटू द ब्लड के अंदर रिलीज करती है, डायरेक्ट इनटू ब्लड के अंदर रिलीज करती है। और जो एक्सोक्राइन होती है ये डक्टस ग्लैंड होती है, डक्ट के द्वारा खुलती है, डक्ट के द्वारा अपने सिक्रेशंस कहीं और खोलती है, उसको क्या बोलते हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हो। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, ये सैलिवरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो अपने सिक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू भेजती है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या जाएगा, सबसे ज्यादा जो मम्स के अंदर अफेक्ट होती है उस ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड है, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है सैलिवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल का सही जवाब दे देना है, फिर से कमेंट बॉक्स राफेल की तरह चलना चाहिए। और अगला सवाल आपसे कह रहा है द प्लेस वेयर आरबीसी आर प्रोड्यूस, यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है आरबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अगर इसका किसी ने जवाब गलत दिया ना तो 10 बार हेमेटोलॉजी वाला सिस्टम आपको कल पढ़ के आना है, और ये आप सब लोगों के लिए पनिशमेंट होगा। यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, लिवर के अंदर होता है क्या, ऑप्शन बी कह रहा है ब्लड के अंदर ही हो जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है टेस्टिस के अंदर होता है, ऑप्शन डी कह रहा है रेड बोन मैरो के अंदर होता है। यहाँ पे जवाब सबका सही होना चाहिए। मैं अभी देखती हूँ आप लोगों को कितना हेमेटोलॉजिकल सिस्टम अच्छा आता है। आरबीसी का प्रोडक्शन अगर आपने नहीं सीखा ना तो हॉस्पिटल जाने नहीं देंगे आपको, यहाँ पे पढ़ा के ही भेजेंगे। यहाँ पे इसका जवाब क्या जाएगा, डी जाएगा कि बोन मैरो जो होती है वो क्या है, प्रिकॉशर होता है। बोन मैरो क्या होता है, प्रिकॉशर होता है, जहाँ पे क्या बनती है, ब्लड सेल। प्रिकॉशर का मतलब बनाने वाला होता है, प्रिकॉशर होता है कौन, बोन मैरो होता है, जहाँ पे क्या बनती है, ब्लड सेल बनती है। क्या बनती है, ब्लड सेल बनती है। ब्लड सेल के अंदर आरबीसी भी होता है और प्लेटलेट भी होता है और डब्ल्यूबीसी भी होता है। तो ये सारी की सारी ब्लड सेल कहाँ पे बनती है, बोन मैरो के अंदर बनती है। जो रेड कलर का बोन मैरो है वो क्या बनाएगा, आरबीसी को क्या बनाएगा, आरबीसी को बनाएगा। और मैक्सिमम लोगों ने जवाब इसका डी दिया है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्री नेटल लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत हीमो जो है वहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन लीवर कर लेता है, यॉर्क सैक और कौन करता है, लीवर करता है। वो कब, जब आप होते हो फिटल लाइफ के अंदर। कहाँ पे, फिटल लाइफ के अंदर लीवर और यॉर्क सैक ये काम कर सकते हैं। लेकिन एडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो जो होता है वो क्या बनाता है, आरबीसी को बनाता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, टेस्टिस के अंदर होता है, यह प्रोसेस होती है, क्या होती है, ये वाली प्रोसेस जो मैं लिख रही हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और क्या बनता है, स्पर्म वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है, स्पर्म कहाँ पे बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। क्या है, कम होता है। रीजन क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग्जाम के अंदर सवाल बना हुआ है टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम क्यों रखा है भगवान ने, तो भगवान ने इसलिए रखा है, ये जो सेल है स्पेसिफिक सेल, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ब्लड के अंदर जो है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल होती है, लेकिन ब्लड किसी भी सेल का प्रोडक्शन नहीं करता है। यहाँ पे इसका जो जवाब है वो डी है। ब्लड के अंदर होता कौन है, एक तो होती है ब्लड सेल, कौन होती है, ब्लड सेल होता है, और कौन होता है, प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा के अंदर कौन रहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं। क्या रहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं। और ब्लड सेल के अंदर सेल कौन सी, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो अगले सवाल का आपको जवाब देना है, और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन को लेकर के सवाल बनाएं और सवाल का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला सवाल आपसे कह रहा है यूनिवर्सल प्रिकॉशन इंक्लूड, यहाँ पे जो है यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है ग्लोविंग आती है, यानी कि आपके ग्लव्स आते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गाउनिंग आती है, जो आप गाउन पहनते हैं वो आता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हैंड वॉशिंग आती है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। और इस सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग सही जवाब देने वाले। कोविड के अंदर यूनिवर्सल प्रिकॉशन को इतना अच्छे से पढ़ लिया है ना कि अब जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं हो। यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपने कोविड के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब आप जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं हो। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर आता है कौन, आपका मास्क N95 जो है वो आपने बहुत अच्छे से सीख ला।
N95 जरूरी नहीं है, दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो। मास्क आता है, आपके सर के लिए कैप आती है, आपके हाथों के लिए ग्लव्स आते हैं, आपकी बॉडी के लिए कौन आता है, गाउन आता है। कौन आता है, गाउन आता है। इसके अलावा जो है शू कवर भी आते हैं, इसके अंदर कौन आता है, शू कवर भी आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड किसके अंदर रहती है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर। जो मरीज़ आपके अंदर HIV इन्फेक्शन का मरीज़ आपके पास मिला, अब आप उस पर क्या करेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन को यूज करते हुए उस पेशेंट की केयर करने वाले हो। पेशेंट आपको कोविड वाला मिला तो वहाँ पे भी आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करेंगे। पेशेंट आपको हेपेटाइटिस B वाला मिला तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करेंगे। तो ऐसी बीमारी जो क्या है बहुत कंटाजियस होती है और एक से दूसरे में फैलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाए, वहाँ पे आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करने हैं। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है और अगले सवाल का जवाब भी देना है। इस सवाल के अंदर ना मुझे पूरा यकीन है आधे लोग सही जवाब देंगे और आधा गलत देंगे। ये वाला सवाल कह रहा है मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा अकर एट इंटरवल ऑफ, यहाँ पे कौन सी एज ग्रुप के अंदर इन्फ्लुएंजा वाला इन्फेक्शन जो है मैक्सिमम अफेक्ट करता है। जो लोग CHO बने हैं पहले, उन लोगों ने इन बीमारियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन लोगों ने इन बीमारियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और यहाँ पे जवाब सही आना चाहिए। ABCD नहीं, एक ही लाइन के अंदर जवाब आपको देना है। यहाँ पे ये कह रहा है एपिडेमिक का क्या मतलब होता है, एक वर्ड होता है एंडेमिक, एक वर्ड क्या होता है, एंडेमिक वर्ड होता है, और एक वर्ड क्या है, एपिडेमिक होता है, और एक वर्ड क्या होता है, एक वर्ड होता है स्पारोडिक। क्या होता है, स्पारोडिक होता है। या एक वर्ड होता है पेंडेमिक, एक वर्ड क्या होता है, पेंडेमिक वर्ड होता है। ये जो है एंडेमिक वर्ड का मतलब है क्या है, एंडेमिक का मतलब क्या है, एक लोकल जगह के अंदर क्या है, लोकल एरिया के अंदर लिमिटेड है। कोई भी बीमारी फैली लेकिन वो क्या है, एक लोकल एरिया के अंदर लिमिटेड है। जैसे जोधपुर के अंदर कोई इन्फेक्शन फैला लेकिन वो बाकी जगहों पे नहीं है, एक लोकल कम्युनिटी के अंदर क्या है, लिमिट है, तब तक उसको हम बोलेंगे एंडेमिक। लेकिन ये क्या है, लार्ज एरिया के ऊपर अफेक्ट करे, क्या करे, लार्ज एरिया के अंदर रैपिडली क्या हो, स्प्रेड हो, क्या हो, रैपिडली स्प्रेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। और स्पैरोडिक का मतलब होता है इर्रेगुलर। क्या होता है, इर्रेगुलर पैटर्न के अंदर, इर्रेगुलर पैटर्न के अंदर एरिया को अफेक्ट करे, एरिया अफेक्ट करता है। इर्रेगुलर का मतलब है जैसे मान लो किसी के अंदर कोलेरा वाली बीमारी हो रही है, कोलेरा के अंदर विब्रियो कोलेरा उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब ये कोलेरा वाली बीमारी जो है ये फीको ओरल रूट से फैलती है और ऐसी जगह जहाँ कहीं पे भी क्या है, जैसे मान लो कहीं पे भी नदी चल रही है उसके किनारों पे जो लोग रहते हैं उसी जगह पे क्या है अफेक्ट करिए, वो क्या है, इर्रेगुलर पैटर्न है। और वो कैसा है, इर्रेगुलर पैटर्न के अंदर एरिया को अफेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं स्पैरोडिक बोलते हैं। और पेंडेमिक तो क्या है, वर्ल्ड वाइड है, क्या है, वर्ल्ड वाइडली एरिया को अफेक्ट करती है, वर्ल्ड वाइड एरिया को अफेक्ट करती है। कोविड जो था ये पेंडेमिक था, कोविड भारत के अंदर भी था, कोविड US के अंदर भी था, कोविड सब जगह फैला था, जितनी भी कंट्री के अंदर फैला था। एक देश से दूसरे देश के अंदर जाने वाली बीमारी कहलाती है पेंडेमिक। क्या है, पेंडेमिक बीमारी है। तो ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी तो आप क्या है अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा कौन से एज फैक्टर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैक्सिमम लोगों ने जवाब जो है BCD जवाब दिया है। जिन्होंने भी B जवाब लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। B जिन्होंने भी लिखा है, 2 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन्फ्लुएंजा से। और इन बच्चों के अंदर क्या होता है, थ्रोट का इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा एक वायरल बीमारी है, वायरल लोड इसका धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन ये बीमारी सबसे ज़्यादा 2 से 3 साल के बच्चों को अफेक्ट करती है। जिन लोगों ने B जवाब दिया वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगले सवाल का जवाब देना है, अगले सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला कह रहा है द रेस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ HIV इज। यहाँ पे इसका भी कोई भी गलत जवाब नहीं देने वाला है। HIV वाला जो बीमारी है इससे लोग क्या है बहुत डरे हुए। हमारी कम्युनिटी के अंदर हर जगह जिस बीमारी से लोग डरते हैं वो बीमारी कौन सी है, ये HIV वाली है। और जो अनपढ़ भी है, जो मेडिकल लाइन से नहीं भी है, उसको भी पता है ये HIV वाली बीमारी क्या है। क्योंकि जब आपको कुछ सीखना होता है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, सीखने का जुनून और जिज्ञासा होना चाहिए। हर चीज़ नहीं जानने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप सीख पाते हो। अब ये बीमारी की
जिज्ञासा तो किसी को नहीं थी, लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर है कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, ऐसा अपनी कम्युनिटी के अंदर फैली हुई बातें हैं कि ये जो HIV एक बार हो गया ना तो आपको सीधा ऊपर ही लेके जाएगा। और इसलिए लोगों को सब पता है कि ये HIV वाला वायरस कौन है और कहाँ पे ये अफेक्ट करता है। CD4 सेल को कम करता है, ये भी लोगों को पता है। हॉस्पिटल के अंदर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, वो मेडिकल लाइन से नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये CD4 सेल कौन है और CD4 सेल के काउंट को कम कर देता है। एलाइजा टेस्ट इसका पॉजिटिव आ जाए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है, ऐसे भी लोगों को पता है। यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दूसरा कह रहा है सार्कोप्टिस स्कैबिज, ऑप्शन सी कह रहा है नाइजीरिया गोनेरी, ऑप्शन डी कह रहा है ट्रिपेनोमा पैलिडम और ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सिफिलिस का। किसका? सिफिलिस वाली बीमारी का। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? सिफिलिस है। सिफिलिस का जो है इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा माना जाता है। इसको माना जाता है कि ये जो है 1 डे से लेकर के 3 मंथ का पीरियड है और एवरेज अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब देना है 21 दिन। क्या जवाब देना है? 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है सिफिलिस का। काफी वाइड इंक्यूबेशन पीरियड्स रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है। और ये HIV का इंक्यूबेशन पीरियड तो इससे भी लंबा है, लोगों को पता भी नहीं है कि मुझे HIV वाला इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे जो है सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड 1 डे से 3 मंथ तक माना जाता है और एवरेज रेंज क्या है? 21। बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तरह नहीं समझना है आपको। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप OBG पढ़ रहे हो, मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहे हो, कम्युनिटी पढ़ रहे हो, वहाँ पे फिक्स रेंज को फिक्स करके नहीं रखना है। एग्जाम के अंदर एवरेज वैल्यू आएगी आपके सामने और उस टाइम आपको ये नहीं बोलना है कि ये तो हमने नहीं पढ़ा है तो सवाल ही गलत है, ऐसे जवाब नहीं बनते हैं। तो एवरेज वैल्यू याद रखनी है। नाइजीरिया गोनोरी जो है ये तो गोनोरिया का ही क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। गोनोरिया भी कैसा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये दोनों क्या है? STD है। STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये स्कैबिज को कोज कर देता है। क्या करता है? स्कैबिज को कोज करता है और ये स्किन डिसऑर्डर है। और अगला जो है ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कि HIV जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। किसका? HIV क्या है? एक वायरस है। ये क्या है? जो बीमारी कोज करता है उस बीमारी का नाम एड्स है। HIV बीमारी नहीं है, HIV क्या है? एक वायरस है। ये जो बीमारी कोज करेगा, ये जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, ये जो बीमारी कोज करेगा वो बीमारी क्या है? एड्स है। क्या है? ये एड्स वाली बीमारी कोज करने वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसका जवाब ए जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपको, और इस HIV का जो है कंफर्मेटिव टेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, आपको जवाब देना है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्या? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है कंफर्मेटिव है, लेकिन जो सेंसिटिविटी दिखाता है, सेंसिटिव टेस्ट जो है, सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है? जवाब देना है एलाइजा। कौन है? ये जो एलाइजा भाई साहब है, ये सेंसिटिव टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल का आपको जवाब देना है। सवाल सारे के सारे सिंपल है, फिर भी अगर आप गलत जा रहे हैं इसका मतलब आपका कंसेप्ट बढ़िया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। लगातार जो है यूट्यूब के अंदर होने वाली क्लास है। नॉर्सेट के अंदर आपको NST टेस्ट, लेबर के अंदर ऑक्सीटोसिन का जो है इन्फ्यूजन है। इसके अलावा जो है OBG के बहुत सारे सवाल जो हमने GNM वाला जो अपना यूट्यूब के ऊपर क्लास हुई थी उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो सवाल आपको नॉर्सेट के अंदर देखने को मिले। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ें हमें नहीं पता कि हमने कब पढ़ी और कहाँ पे आएगी, लेकिन हर दिन आपको पढ़ाई करनी है। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि ये UPPSC की टेस्ट सीरीज इसलिए हम नॉर्सेट वाले नहीं पढ़ेंगे। क्या UPPSC का फॉर्म भरने वाला नॉर्सेट का एग्जाम नहीं दे सकता? दे सकता है, सिर्फ हेडिंग चेंज होती है, कंसेप्ट चेंज नहीं होते। इसलिए आपको लगातार जितनी भी यूट्यूब के अंदर अपनी क्लासें होती है वो आपको देखनी है कंसिस्टेंट। आप नेट को फालतू यूज मत करो, आप क्या करो? नॉलेज के लिए नेट को यूज करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाम तक आते आते हमारा तो क्या है, नेट ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे नेट खत्म नहीं करना है, सही चीज़ों के लिए करना है। कब तक? जब तक सिलेक्शन नहीं हो। सिलेक्शन हो उस दिन आप किताबों को बांध के दूसरे को दे देना, जो क्या है दूसरा वाला आदमी भी पढ़ के सिलेक्शन ले सके। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करनी है और सही चीज़ों में अपने नेट को यूज करना है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कोई खास ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त जो है अपने को कोई पूछता भी नहीं है सोशल साइट पे कि आप कौन हो, तो वहाँ पे अपने इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत जिसकी है वो क्या है? नॉलेज की है। और यहाँ पे हर दिन आपको MCQ प्रैक्टिस यूट्यूब के ऊपर करवाई जाती है। जितनी भी सीरीज चल रही है, नॉर्सेट की सीरीज है या 360 डिग्री जो सीरीज है, या जो है UPPSC के लिए लक्ष्य सीरीज है, सबके अंदर क्या है? MCQ प्रैक्टिस ही आपको टीचर करवा रहे हैं। और आप अपनी थ्योरी पढ़ के आए
और थ्योरी को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करें और अपनी नॉलेज का एनालिसिस करें कि एक पूरे घंटे के अंदर हमने अगर 15-20 सवाल किए तो उसमें से मेरे कितने गलत हुए और कितने सही हुए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। यहाँ पे जो है अगला सवाल आपसे कह रहा है प्री टर्म बेबी जो है इसका क्या मतलब है, और ये आपको कल के लेक्चर के अंदर जो अपना पहला एमसीक्यू रहने वाला है यही रहने वाला है और इसका जवाब ढूंढ के आना है। साथ में ये भी पढ़ के आना है कि ये प्री टर्म है तो पोस्ट टर्म क्या होता है, वो भी आपको पढ़ के आना है और उसका जवाब दे देना है। तो आज का जो है एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए वो है, आप सब लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं इसी के लिए यूट्यूब के अंदर अपन जो सिर्फ लक्ष्य सीरीज चला रहे हैं, लेकिन ऐप के अंदर जो चल रहा है वो टारगेट बैच चल रहा है। आप लोग कंप्लीट फोकस्ड हो कि मुझे इसके अंदर सिलेक्शन ही चाहिए, उन लोगों को क्या करना है, ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का टारगेट बैच ज्वाइन करना है, जिनके अंदर इनको थ्योरी पढ़ाई जाएगी सब्जेक्ट वाइज। क्या सब्जेक्ट वाइज आपको थ्योरी प्रैक्टिस करवाई जा रही है और यहाँ पे जो है इसकी मात्र फीस 2500 रुपये है और इससे कम फीस के अंदर आपको किसी भी जगह पे ये कोर्स अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है और अगर आप यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये मैं पैसे दूंगा तो मेरे क्या है वेस्ट हो जाएंगे, वेस्ट नहीं होगा। जब आप नौकरी लगेंगे ना तो पर मंथ 70,000 आपकी सैलरी रहती है, तो वहाँ पे ये वेस्टेज नहीं है। नॉलेज गेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। यूट्यूब के अंदर हम आपको जरूर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन आप जब थ्योरी पढ़ के आएंगे तो ये जो यूट्यूब के ऊपर सवाल आ रहे हैं ना ये 100% आपके करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। गलतियों को हर दिन सुधारना है। तो आज का जो अपना एमसीक्यू सेशन है इसको अपन यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे और फिर से वापस शाम को 6 ही बजे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।